Hello all, more or less you have completed the chapter capacitor and you have seen all the theories that is related to capacitor chapter. आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक स्पेशल टाइप की थ्योरी कराऊंगा। ये थ्योरी के ऊपर पाया गया है कि जेई और नीट में तो फिर भी कम, जेई में ज़्यादातर हर 1 या 2 साल में क्वेश्चन बन के आ जाता है। ये जो थ्योरी है इसका नाम है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर। इस थ्योरी में हमें ये पढ़ना है कि जब भी आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो, जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि ये एक आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, एक कैपेसिटर लगाया है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज एन आरसी सर्किट। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अभी अगर मैं इस की को ऑन करूँगा तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, आप सबको समझ में आना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होता जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, और ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होता जाएगा। अभी तक आपने मेरे साथ भी क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने खुद ने भी सॉल्व किए होंगे। उसमें जब भी हम एक बैटरी कैपेसिटर के साथ लगा देते थे तो हम सीधा क्यू निकाल देते थे C इंटू वी। सपोज करो वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है, कैपेसिटेंस अगर 50 माइक्रोफैरड है, तो उस पर अगर आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आप सीधा लगा देते हो Q इज इक्वल टू सी वी। सी को ले लेते हो 50 माइक्रोफैरड, वी को ले लेते हो 1 वोल्ट, आपका आंसर आ जाता है 50 माइक्रोकूलम। But charging of capacitor is not that simple to understand. Okay, we think that the moment I connect the battery to the capacitor gets charged. But that is not what happens. And that is this theory all about, that there are basically 3 stages that come in charging the capacitor, and hence in JEE, in NEET, you might be asked out of these 3 states. ये 3 स्टेट क्या होते हैं? चार्जिंग की पूरी जो लाइफ है, यानी जो पूरा साइकिल है चार्जिंग का, कैपेसिटर जब चार्ज होता है, होते होते एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। फिर सेम थ्योरी आती है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो ये जो चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है, इसका जो प्रोसेस है, इसमें टोटल 3 स्टेज आते हैं। अब डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में कौन सा स्टेज दिया हुआ है, ये हम समझने की ट्राई करेंगे 3 स्टेजेस को। एंड अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें कौन सा स्टेज मान के चलना है। तो आइए पहले एक एक स्टेज को समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला केस है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट यानी व्हेन, यानी एट, आई वुड से एट t इक्वल टू 0। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन में, आपको बोल देगा एट t इक्वल टू 0, तो समझ जाना वो इनिशियल स्टेट की बात कर रहा है। इनिशियल स्टेट की खासियत क्या होती है? तो इनिशियल स्टेट में आप सोचो क्या होगा, जस्ट आपने स्विच को ऑन किया है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, क्या आपका कैपेसिटर चार्ज्ड है? बिल्कुल चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो बैटरी एक साथ बहुत सारा चार्ज फेंकेगा। यानी इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन करते ही कैपेसिटर बहुत सारा चार्ज लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अभी तक कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए जब भी आपको t इक्वल टू 0 के लिए बोला जाए, समझ जाना कि कैपेसिटर बहुत चार्ज लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब कैपेसिटर एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर। कैसे एक्ट करेगा? इट एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर यानी आपको दिख रहा है, आप सर्किट में क्या यूज करते हैं? ये वायर्स यूज करते हैं। वायर्स भी क्या होती है? कंडक्टर ही होती है। यानी बेसिकली आपको अगर इनिशियल स्टेट पे क्वेश्चन आएगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, बहुत अच्छे से सुनना। इनिशियल स्टेट वर्ड लिख के आ गया या t इक्वल टू 0 पे लिख के आ गया, कैपेसिटर कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। कैपेसिटर को हटा के उधर वायर बना दो। यानी अगर मुझे t इक्वल टू 0 पे डायग्राम पूछेगा तो इधर एक वोल्टेज सोर्स होगा और इधर एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे मैं वायर कर दूंगा। बट ये बहुत स्पेसिफिक है ना, आपने अभी तक ऐसा कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड्स में अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो इनिशियल स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब इनिशियल स्टेट अगर क्वेश्चन में आया, समझ लो कैपेसिटर एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर, मेक अ वायर इन प्लेस ऑफ कैपेसिटर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार। क्या करते हैं पता है? एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे देते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस कैपेसिटर बहुत सारे होते हैं, बैटरी लगा देते हैं, फिर बोलते हैं बताओ इनिशियल स्टेट पे रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का। तो इनिशियल स्टेट पे यानी t इक्वल टू 0 पे जितने भी डायग्राम में कैपेसिटर बनते हैं उनको वायर बना देने की। तो वायर बना दोगे तो आपका R का सीरीज पैरेलल का एक बेसिक सर्किट बन जाएगा। उसको सॉल्व कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा R इक्विवेलेंट कितना है इनिशियल स्टेट पे।
आगे बढ़ते हैं। इनिशियल स्टेट पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया कैपेसिटर इज रेडी टू टेक चार्ज एंड दैट इज व्हाई जस्ट एट अ वेरी स्मॉल मोमेंट दैट इज एट t इक्वल टू 0 इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। वी ऑल नो इट इज नॉट अ कंडक्टर, यू कैन सी देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन, सो बेसिकली इट इज एन इंसुलेटर। बीच में डाइलेक्ट्रिक हो गया तो पूरा यूनिट क्या है, एक्चुअली में तो इंसुलेटर है, लेकिन क्योंकि इनिशियली उस पर चार्ज नहीं है इसलिए वो इनिशियली किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कंडक्टर की तरह। फिर क्या होता है, तो फिर कैपेसिटर पे जैसे ही चार्ज जाने लगता है बैटरी को पता चल जाता है यार ये तो वायर नहीं है, ये तो कंडक्टर है, तो धीरे 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 बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करती जाती है। अब हमारे दिमाग में क्या है, अभी तक हमने जितनी थियरी पढ़ी उसमें हम क्या सोचते हैं कि जैसे ही हमने बैटरी लगाई कैपेसिटर से कैपेसिटर चार्ज हो गया, आप सीधा Q का फॉर्मूला लगा देते हो C/V, बट ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता है, इट इज नॉट एन इमीडिएट प्रोसेस। सो दैट स्टेट ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, दोनों केस होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। वो टाइम ड्यूरेशन जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन के एनालिसिस को हम ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। वो स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। तो इसको फिजिक्स में हम जनरली ऐसे नोट करते हैं, ये वाला नोट होता है 0 लेस देन t लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम किसको मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है इन्फाइनाइट टाइम। ऑफ कोर्स ये थ्योरी ये बोलती है कि एक कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए इन्फाइनाइट टाइम लगता है। ऑब्वियसली हम इन्फाइनाइट टाइम के लिए वेट थोड़ी नहीं करेंगे सर्किट को ऑन करके, जैसा कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी पढ़ा होगा कि जब भी रूम टेम्परेचर पे आपको बॉडी को लाना है तो इट इज़ गोइंग टू टेक इन्फाइनाइट टाइम। ऑल्दो वी नो दैट प्रैक्टिकली इट अटेन्स अ नियर बाय वैल्यू in 5 minutes 10 minutes, but theoretically it takes infinite time to attain equilibrium. In the same way capacitor also we know it will get charged in some seconds or maybe in minutes, but theoretically it takes infinite time for the capacitor to charge. अगर कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है, कैपेसिटर को चार्ज करने में आपको theoretically टाइम कितना लगता है, इन्फिनिटी। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाना है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इन्फिनिटी। ऑल्दो वी अंडरस्टैंड दैट देर आर फाइनाइट वैल्यूज टिल व्हेन कैपेसिटर विल गेट चार्ज टू 99%, 99.9%, बट दैट इज ऑल प्रैक्टिकली दैट वी डू, राइट। अगर मैं कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट करता हूँ तो मैं प्रीफर करता हूँ इसको 1-1.5 मिनट छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता है 1-1.5 मिनट में ये नियरली फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो टाइम था 0 से लेके 1-1.5 मिनट तक, या थेरेटिकली स्पीकिंग 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये टाइम जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और वो टाइम जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, राइट। सो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, टाइम ड्यूरिंग विच, अच्छे से एक एक पॉइंट नोट कर लेना, टाइम ड्यूरिंग विच इट चार्जेस और डिस्चार्जेस। अब बात करते हैं बोर्ड्स की। क्या बोर्ड के अंदर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा ना, आपने ये स्टेट पे भी नहीं देखा। आपको कभी नहीं बोला जाता था कि बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 4 सेकेंड। अगर वो ऐसा लिख देता है आफ्टर 4 सेकेंड, यानी यहाँ गड़बड़ है, यानी यहाँ पे ट्रांजिएंट स्टेट की बात हो रही है। यानी देखो ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, ट्रांजिएंट मतलब चेंजिंग, राइट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है चेंजिंग। तो कैपेसिटर पे चार्ज वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इसलिए वो ड्यूरेशन जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बदलता रहता है, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, दैट स्टेट इज नोन एज द ट्रांजिएंट स्टेट। तो टाइम ड्यूरिंग विच इट चार्जेस और डिस्चार्जेस, दैट स्टेट इज नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट। एंड ऑल्सो यू डोंट स्टडी ट्रांजिएंट स्टेट इन योर रेगुलर बोर्ड्स, राइट। देयर यू डोंट कंसिडर दैट कैपेसिटर टेक्स टाइम, आप मानते ही नहीं हो, राइट। आप मानते हो कि कैपेसिटर को अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट कम्स in the third point, right. Third point is known as the steady state. Now what does steady state mean? Steady state means everything is done, that is this is at basically when t tends to infinity, right. When the time tends to infinity, like it is 5 minutes 10 minutes, अगर बोल देता है यार कि बहुत टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। कुछ नहीं बोलता तो क्या वो इनिशियल स्टेट बोल रहा है क्या? ऑब्वियसली नॉट। आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है t इक्वल टू 0? कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या वो ट्रांजिएंट स्टेट बोल रहा है? ऑब्वियसली नॉट। कुछ नहीं लिखा, बोलोगे सर कहाँ दिया हुआ है t की वैल्यू?
कुछ नहीं लिख रहा है तो आप स्टेडी स्टेट मानते हो। आप क्या मानते हो सर, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं। ये सर्किट तो बुक के अंदर बहुत टाइम से है, मैं आज देख रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सर्किट कौन से स्टेट में ऑलरेडी, स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है इट इज completely charged और you can say discharged, right? जो भी हो, अगर आप चार्जिंग कर रहे हो तो फुल्ली चार्ज हो गया तो स्टेडी स्टेट आ गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो भी स्टेडी स्टेट आ गया। सो स्टेडी स्टेट इज व्हेन nothing is changing, that is if your purpose was of charging the capacitor is fully charged, and if your purpose was of discharging the capacitor is fully discharged. So basically this is what steady state means, right? So keep this thing in mind, and this is what you study in boards. Out of these three state, you study this state in boards. Every time you are given a circuit, you directly start calculating Q, because you don't think what is the time. So you always think that time is a long time has been elapsed, so that is time is equal to infinity. Also one very important thing, think about this, what happens at t equal to infinite time? Please be please understand it very carefully, that at infinite time this capacitor will get charged. It will get charged to what voltage? Now this is very important, many of you are not very clear what happens in an RC circuit. See what happens initially, as soon as you start, so you have a current flowing in the circuit. I have written current as a function of time. It means that the current will go on decreasing. Initially current बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है। धीरे धीरे क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता जाता है ना, तो कैपेसिटर पे वोल्टेज डेवलप होता जाता है। तो वोल्टेज डेवलप होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगते हैं और करंट जो है वो सर्किट में कम होता जाता है। एट द एंड जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। अब स्टेडी स्टेट पे सोचो, देखो दोनों केस में सोचने की ट्राई करते हैं। इनिशियल स्टेट पे सोचो, इनिशियल स्टेट पे कैपेसिटर क्या है, वायर की तरह बन गया है, तो इधर तो कुछ वोल्टेज नहीं हुआ, यानी वोल्टेज जीरो हो गया, यानी पूरा का पूरा वोल्टेज किसको मिलेगा, आर को, यानी वी वोल्टेज किसके अक्रॉस हो जाता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट आता है, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। तो क्या होने लगता है कि जो पूरा वोल्टेज इसके पास था धीरे धीरे इसको जाने लगता है, इसका वोल्टेज कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आई वाला टर्म है ये कम होता जा रहा है। सर्किट में करंट कम होता जाएगा तो आई कम होता जाएगा, आई कम होता जाएगा तो आई आर कम होता जाएगा, आई आर कम होता जाएगा तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कम होता जाएगा। टोटल वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो क्या प्रोसेस हो रहा होगा ट्रांजिएंट स्टेट में, इसका वोल्टेज कम होता जा रहा होगा, इसका वोल्टेज बढ़ता जा रहा होगा। तो मैं देखो यहाँ पे हर एक के साथ लिखता जाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो वी होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेट। और कैपेसिटर ने तो अभी तक चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं की है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, जीरो। व्हाट हैपेंस इन ट्रांजिएंट स्टेट, सो इन ट्रांजिएंट स्टेट voltage across the resistance goes on decreasing and voltage across the capacitance goes on increasing. Why? Because current in the circuit is decreasing, so VR will decrease, and since capacitor is going on getting charged, VC will increase such that right, the sum total has to remain constant. So V is equal to VR plus VC, है ना। यहाँ पे क्या था, V is equal to VR, क्योंकि VC तो जीरो है, सो वो प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इमेजिन करो, स्टेडी स्टेट में व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, राइट, अंडरस्टैंड, सो करंट बिकम्स जीरो, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेडी स्टेट, बिकॉज करंट कैन नॉट फ्लो, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, बैटरी वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू द कैपेसिटेंस वोल्टेज। सो बेसिकली यू हैव VR इक्वल टू जीरो एट स्टेडी स्टेट एंड VC इक्वल टू V, therefore this formula now becomes V is equal to VC. Can you see? Well, these are the three things that you need to understand happen in initial state, transient state and steady state, right? So of course you will study current electricity with me in the next chapter, so there you will get a bit of idea how voltages are calculated across the resistance, and you have already done it in 10th standard also, but basically more on why when this voltage becomes equal to this voltage, why does current become zero, because this voltage is V, so this voltage when it will get charged will also become V, right? So this is V, this is V, so they are opposing each other because this also acts like a battery. So basically you can think that these two battery cancel out each other and the net current in the circuit becomes zero. You will study more about the opposing of batteries, helping of batteries in next chapter,
For the time being, I think it is a very simple logic for you to remember that initially, since conductor acts like a wire, capacitor acts like a wire, voltage across the capacitor is 0, full battery voltage is across the resistance, voltage across resistance in transient state goes on decreasing, voltage across capacitor goes on increasing, and then at steady state there is no current in the circuit, capacitor is fully charged to the supply voltage is V, VR becomes 0, since current is 0, VR, which is equal to I into R, becomes 0. So these are some of the things that you need to be very clear. I hope you have noted down everything. Now initial state we don't study because it is a very basic thing, right? Nothing to do in this, because very simple, t equal to 0 pe these are the things that are going to happen. Again steady state, nothing to do, very obvious. You just ensure that capacitor जब fully charge हो जाता है उसके question solve करो, considering that voltage across the resistance is 0, current in the circuit is 0. Basically this is what you have been doing, right? Every question that you did in boards was basically the question based on steady state. Only typical part, that is the purpose of this lecture, is the second state, that is the transient state, because in this process the charge is increasing and decreasing while charging or discharging. So that is what we are going to start with. We are going to start with the transient state analysis. So let us try to solve and understand the transient state analysis. So before I start, obviously I am not going to go into the derivation aspect because that is absolutely irrelevant for us. We are only supposed to understand the formulas, right? And I want you to remember the formula. And I understand one thing, that if I ask you to remember something, that there has to be some trick. So I'll first of all give you the trick and then we will proceed, right? The trick is that every time you feel the physical quantity, right? If you feel, it is all about feeling, right? If you feel that the physical quantity is increasing with time, अगर आपको लगता है यार ये quantity है ना time के साथ increase हो रही है, so basically you draw a graph of an increasing exponential graph. This is known as increasing exponential graph. And this value is basically 1, increasing exponential graph, and this term will be given to us in this form, 1 minus e का power minus t by tau. अब ये t है टाइम, tau होता है टाइम कांस्टेंट, जिसके बारे में मैं जैसे जैसे आगे चलूँगा आपको समझाता जाऊँगा. अभी के लिए आप याद रख लो. देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा ना आपके लिए, please keep in mind this equation is an equation for an increasing function. This is an increasing function. You can see, I can tell you how, because if I put t equal to 0, see very carefully what happens at t equal to 0. So if I put t equal to 0, what is the value of function that I get? So the value of function that I get, e ka power 0 is 1, 1 minus 1 is 0. So I get t equal to 0 pe value as 0. What happens at t equal to infinity? So if I put t equal to infinity, see what happens. So this e ka power minus infinity is 1 upon e ka power infinity, yani 1 upon infinity is 0. So this term becomes 0, 1 minus 0 is 1. So can you understand that when time goes from 0 to infinity, value goes from 0 to 1. This is the graph. Value goes from 0 to 1. So देखो touch नहीं कर रहा है 1 को, because it is going to touch at infinity, right? So this is the first graph. Please keep this thing in mind. So what I am going to do while remembering the formulas, I am going to use this logic whether in the given question the quantity is increasing or the quantity is decreasing, and charging or discharging. So if it is charging, then I would prefer using this formula, because in charging, charge increases. I will show you once we start to solve the theory. The second graph that more or less you have already seen now in two theories at least, that is this type of graph, right? This type of graph is known as the graph for a decreasing exponential function, and I am sure that you have seen it very recently in the chapter nuclei, right? Nuclei के अंदर ये वाला graph आता है. It is the graph for something that is going to decrease exponentially. You have also seen this graph in Newton's law of cooling, same graph, decreasing exponentially. You have also seen this graph in damped oscillation. Amplitude of a damped oscillation decreases like this graph, right? So again, time is nothing but time constant, and I can just make you verify that at t equal to 0, if I put it equal to 0, so I get the value of the function as 1, and at t equal to infinity, if I put t equal to infinity, I get the value of function as 0. इस पे t को infinity put करोगे, so you'll get 0. So this just makes me remember that this equation is an equation of a decreasing function. This equation is an equation of increasing function. Of course, it is not in our scope for the time being.
how and why we are going to use this, right? What you have to remember that this is the term that is going to be used, right? So let us start one by one and try to understand the different cases. I hope you have noted it down, all these points. Let us start with the first thing, that is the case of charging of capacitor. Okay, so I am going to use charging of capacitor first. So this is the first case, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. सो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. चार्जिंग का डायग्राम में क्या होता है, तो एक रेजिस्टेंस होगा या मल्टीपल रेजिस्टेंस होंगे, कैपेसिटर होगा एक, और होगा आपकी एक बैटरी, राइट, विथ अ की, और इट मे नॉट बी विथ अ की. सो दिस इज V, दिस इज C, राइट. सो let us say that the voltage of the battery is not V, it is, let us say, V naught. Voltage of the battery is V naught, ठीक है. And now what we know, how many terms are there. So first of all, let us talk about the first thing, that is the charge on the capacitor, right? Charge on the capacitor. So how do I write the equation for charge on the capacitor? So charge on the capacitor is given by Q. Of course it is going to be a function of time, because charge is continuously going to increase in this case. So Q in this case will be given by Q naught, ठीक है, इनटू इंक्रीजिंग फंक्शन लगा दो, यानी 1 माइनस टी बाई टाउ. सो दिस हैपन्स टू बी द फॉर्मूला फॉर द चार्ज आफ्टर टाइम टी. अगर आपको पूछा जाता है कि भाई 2 सेकेंड के बाद चार्ज बताओ उस कैपेसिटर पे कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाओगे. नाउ वन वेरी ऑब्वियस थिंग arises in our mind, that what is this Q naught. So very obvious, Q naught is going to be CV naught. That is nothing but the final charge, right? Final steady state charge. Steady state charge है ना. Final charge यानी जब फाइनली फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब का चार्ज, तो वो Q naught है. Q naught कैसे निकलेगा, CV naught. क्यों? क्योंकि हमको पता है इन्फाइनाइट टाइम पे ये पूरा का पूरा वोल्टेज इस कैपेसिटर को ही मिलने वाला है, तो वो वाला वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो Q नॉट मिल जाएगा. तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा चार्ज आफ्टर टाइम t का. ऑन दिस साइड आई विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ Q वर्सेस t, राइट. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ QT versus t. So again it is going to be an exponentially increasing function because it is in case of charging. So it will be like this. This is how much? So this is CV naught or Q naught, whatever you write. This is going to be the graph of charge versus time. This is how the charge increases on the capacitor, right? Of course, as I told you, derivation involves integration, so we are not taking right now in our scope. You can just refer some books where you can find how it comes, right? So this is the first thing. What is the other thing? So if I put Q is equal to CV, right? तो मैं क्या करता हूँ, C VT is equal to, ये तो CV नॉट है, तो ये एज इट इज रहेगा, C कटा C से. सो व्हाट अबाउट द वोल्टेज आफ्टर टाइम t? सो बेसिकली वोल्टेज आफ्टर टाइम t, वोल्टेज इज ऑल्सो increasing across the capacitor. Why? Because the capacitor is getting charged. So the voltage across capacitor goes on increasing. बताया था ट्रांजिएंट स्टेट में. तो बेसिकली वोल्टेज के साथ भी वोल्टेज का इंक्रीजिंग फंक्शन वाला टर्म, तो ये तो मैंने डिराइव करके दिखा दिया यहाँ से. बाकी तो याद भी ऐसे रख सकते हो कि वोल्टेज का क्या होता है. तो भाई वोल्टेज का वो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, तो इंक्रीजिंग वाला लगा दो. इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो एकदम सिमिलर बनेगा ना. मैं वापस बना देता हूँ, आप लोग भी बना लो. ये है VT का ग्राफ वर्सेस T. Again put a dotted line because you need not touch this line. Ensure this is nothing but V naught. That is the final steady state voltage, right? So what is V naught? So V naught is the final. यार फाइनल नहीं लिखोगे, स्टेडी स्टेट लिखोगे तो भी समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेडी स्टेट का मतलब ही होता है फाइनल. तो फाइनल स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, राइट. जो कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल स्टेडी स्टेट वोल्टेज है वो. तो मैं बॉक्स बनाता जाता हूँ. तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है. ये सब फॉर्मूला इसको यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं होता है. एग्जाम में ये कोई फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर निकालो. नाउ सी, many a times they also ask us about the current equation. Now many of us make a very big mistake. What we feel कि करंट के साथ क्या हो रहा है और इसी तरह लगा दो, तो आप नहीं लगा सकते. देखो ये कैपेसिटर की थ्योरी है. कैपेसिटर में अभी तक आपने पूरा कैपेसिटेंस पढ़ा, कभी करंट नहीं पढ़ा. तो बेसिकली करंट के लिए आप ये लॉजिक नहीं लगाओगे कि इंक्रीजिंग है तो ये टर्म, डिक्रीजिंग है तो ये टर्म. कहाँ गया, डिक्रीजिंग है तो ये टर्म. ये डायरेक्ट लॉजिक मत लगाना. आप क्या करना, करंट पूछा है आपको सर्किट में, ये रहा आपके पास चार्ज का इक्वेशन.
अगर मैं Q को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो करंट मिल जाता है ना। तो अगर आपको कभी करंट के बारे में पूछा जाए तो करंट निकालना है अगर आपको आफ्टर टाइम t, सो प्लीज यूज दिस लॉजिक dqt बाई dt, है ना। डिफरेंशिएट दिस फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं, बट इन एनी वे आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर इट, राइट। व्हाट यू ऑलवेज डू is you first put the value of tau, I will tell you what tau is, put the value of tau and just differentiate the equation and then put time t, right। अगर आपको पता है यार, मैथ्स वाले तो अच्छे से जानते हैं, अगर t को पुट कर दिया तो पूरा कांस्टेंट बन जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन को एज इट इज रहने देना, डिफरेंशिएट कर देना और फिर t की वैल्यू पुट करके करंट निकाल देना। मैं देखो डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ, काफी सिंपल है वैसे तो, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। Q नॉट 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस e का एनीथिंग इज e का द सेम पावर इनटू पावर का डिफरेंशिएशन, तो माइनस टी बाय टाउ का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बाय टाउ, राइट। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ आई आफ्टर टाइम टी एज क्यू नॉट बाय टाउ इंटू ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। सो यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स रिमेंबर सर चार्ज अपॉन टाइम याद रख लेते हैं, तो क्यू नॉट अपॉन टाउ और डिक्रीजिंग है तो ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, एब्सोल्युटली अलाउड, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू डोंट अप्लाई that formula directly, try to differentiate it and get the third formula. So basically this is the first one, this is the second one, this is the third one. How does the graph look, right? So I think very simple, e का पावर माइनस टी बाय टाउ आ गया तो बना दो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ। ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है क्यू नॉट बाय टाउ की, ये है करंट आफ्टर टाइम टी, ये है टी। So this is basically the third equation, that is the equation of current after time t. So these are the three things that I want you to remember. Very simple, the logic that I have given to you, keep them in your mind and I think it will be very easy for you to solve. Next comes the part of discharging. चलिए आगे चलते हैं। So the second case is the case of discharging. Now how do you differentiate between the two cases? See, discharging का मतलब है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए बैटरी निकालनी पड़ेगी। यानी बेसिकली सर्किट ऐसा होना चाहिए, सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होना चाहिए। कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना चाहिए। सो लेट अस से कैपेसिटर इज चार्ज टू क्यू नॉट, कैपेसिटेंस इज सी, वोल्टेज इज वी नॉट एंड दिस इज रेजिस्टेंस एंड देयर इज अ की, आई मीन जस्ट थिंक दैट दिस इज हाउ इनिशियली इट लुक्स। द मोमेंट द सर्किट इज ऑन, charge starts to flow in form of current through the resistance. This is how discharging diagram looks like. Now think what will happen in case of discharging. So I will try to write now very quickly. So what will happen to charge? So definitely charge will decrease with time because this is a case of discharging. So this is going to be the formula for charge. What about voltage? So of course voltage is also going to decrease with time because capacitor is going on getting discharged. So this is the formula. Right? What about current? So current I will not comment anything, I will just do dq by dt, right? Just differentiate. In this case you can differentiate minus q naught by tau e का power minus t by tau. This negative sign indicates that battery is not supplying current, capacitor is supplying the current. So that is why this minus comes. You are supposed to ignore because most of the times you will be asked the magnitude of current. So just find out the magnitude and you can get the required answer. So how would the graphs look? So in this case of discharging, since the quantities are decreasing, since the quantities are decreasing, q versus time is going to look like a decreasing exponential function. Initial value is q naught. V versus time is also going to look like a decreasing exponential function. So it is also going to be like this V naught. Okay, and what about current graph? So current graph is going to look like this. Again a decreasing exponential function. I after time t versus t. What is the value? Initial. So initial value is q naught by tau. So I think very simple. जस्ट दिस इज वाई है। अब इसका डेरिवेशन करने का कोई लॉजिक नहीं है यार, आपको फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला अप्लाई करने होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर सेट हो जाएगा ना कि डिक्रीज हो रहा है तो ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, इंक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर ये फॉर्मूला दिमाग में याद है तो लगा दो। तो किसके लिए लगाओगे? क्यू और वी के लिए, सिर्फ आई के लिए मत लगा देना। आई के लिए क्या करोगे? क्यू वाले फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर दो। नाउ कम्स राइट, सो दीज आर द फॉर्मूलाज। आई होप यू नोटेड इट डाउन। ठीक है, सब अच्छे से नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। ये सब फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट पे कि आपने देखा मैंने टाइम कांस्टेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की
उसका रीज़न ये है कि टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है, कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि मैं थियरी के बीच में उसके बारे में बात करूँ। तो आ जाते हैं अब टाइम कांस्टेंट के ऊपर। यार ये टाइम कांस्टेंट एकदम सिमिलर पैरामीटर है जैसा लैम्डा है। आप देखोगे ना वो फॉर्मूला में जैसे हम लैम्डा यूज़ करते थे e का पावर माइनस लैम्डा टी, वैसा ही सिमिलर रोल है इसका। सबसे पहले इसके फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला याद कर लो, टाउ का फॉर्मूला है आर सी, ठीक है, आर टोटल सी, यानी आर की वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टाइम कांस्टेंट मिल जाता है। यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि आर और सी के डायमेंशनल फॉर्मूला का मल्टीप्लिकेशन यानी ओम मल्टीप्लाइड बाय फैरेड इज नथिंग बट सेकेंड्स। अगर आप याद करोगे ना 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत आती थी कि आरसी का यूनिट बताओ, तो आरसी का यूनिट टाइम होता है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जो है उसके खुद का फॉर्मूला आरसी है। अगेन ये कहाँ से आया, हमारे स्कोप में नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला आरसी होता है। अब आते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन पे, राइट। सो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो डेफिनेशन दो टाइप से दी जा सकती है, एक चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा सकती है, एक डिस्चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दी जा सकती है। तो मतलब मैं क्या है सिर्फ आपको एक बताता हूँ। देखो अपने पास तो टोटल तीन फॉर्मूला है, चार्ज, वोल्टेज और करंट का, ठीक है। कैसे डेफिनेशन बनाना है ना, मैं सिर्फ चार्ज से समझा देता हूँ, वोल्टेज और करंट से आप अपना दिमाग लगा के खुद समझ जाइएगा। जैसे देखो चार्जिंग में फॉर्मूला क्या होता था, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। नाउ व्हाट हैपेंस एट टाइम t इक्वल टू टाउ, थिंक अबाउट दिस। t को मैं टाउ डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो तो Q हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस 1। आप अगर याद करो तो बहुत बार पहले भी कभी ये टर्म्स आए ना, तो मैंने आपको बताया है कि 1 माइनस 1 बाई ई और 1 बाई ई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखो 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.368, राइट, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई ई। तो 1 माइनस 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.632, यानी 368 को 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.632, यानी बेसिकली इट इज़ 0.632 टाइम्स क्यू नॉट, और बेसिकली इट इज़ इक्वल टू 63.2% ऑफ क्यू नॉट। तो मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, आप ध्यान से देखो, मैं टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करता हूँ, इट इज़ द टाइम आफ्टर विच, इट इज़ द टाइम आफ्टर विच charge becomes 63.2% of final steady charge। यानी बेसिकली जो फॉर्मूला में 1 माइनस 1 बाई ई वाला टर्म बनता है, यानी 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई 2 टाउ, उसके लिए 63.2%। वोल्टेज के लिए भी सेम बनेगा, बस यहाँ पे वोल्टेज लिख दो तो भी यही डेफिनेशन है। करंट के लिए ये नहीं बनेगा, करंट के लिए आप देखोगे तो ई का पावर माइनस टी बाई टाउ आता था, तो वहाँ आएगा 36.8%, राइट। रिमेंबर दिस, नोट डाउन 1 बाई ई इज 0.368 and 1 minus 1 by e is 0.632, right? So in the similar way, think about this, what will happen if I talk about discharging formula? So discharging में Q होता है Q naught e का power minus t by tau. Now think what will happen when I put t equal to tau. So basically I am going to get Q is equal to Q naught into e का power minus 1, which is nothing but Q naught upon e, so which is nothing but 0.368 of Q naught, that is nothing but 36.8% of Q naught, right? It is nothing but 36.8% of Q naught. So how do you define, right? So I am just writing it again once more. So time after which charge on capacitor, of course, becomes 36.8%. अब ध्यान से लिखना, 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग का केस है, ये फाइनल चार्ज मत लिख देना, फाइनल चार्ज तो जीरो होने वाला है कैपेसिटर पे, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो इनिशियल चार्ज का 36.8% अगर हो गया, जैसे डिस्चार्जिंग के केस में सपोज इनिशियल चार्ज था 100, तो 100 का जैसे ही 36.8 हो गया, यानी ये एक टाइम कांस्टेंट टाइम निकल गया। उसी तरीके से चार्जिंग में क्या होता है, इनिशियल चार्ज 0 होता है, सपोज फाइनल स्टेडी चार्ज 100 है, तो चार्ज होते वक्त जैसे ही चार्ज 63.2% पे पहुंच जाएगा, यानी 63.2 हो जाएगा,
इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट का टाइम खत्म हो गया. सो बेसिकली दिस इज हाउ यू डिफाइन टाइम कांस्टेंट. आई हैव डिफाइंड टाइम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. यू कैन डिफाइन इट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, defined with respect to current for charging and discharging, right? So this is what you need to keep in mind, the definition. But for me, the more important part for our future questions is the formula for tau, that is equal to R into C. So I hope you have noted down everything. Very quickly you can just pause the video and go through the complete theory that I have taken with you, so that you are able to solve some questions with me. I have taken 2 questions. 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बिल्कुल सिंपल है, आपसे इजीली हो जाने चाहिए और ट्राई करिएगा. मैं भी सॉल्व करता जाता हूँ साथ में. एक सर्किट दिया हुआ है हमको. सो यू कैन सी दिस इज डेफिनेटली अ सर्किट ऑफ चार्जिंग बिकॉज अ बैटरी हैज बीन कनेक्टेड. At what time does the voltage across capacitor become 1/3 of the voltage across resistance? So we have been told that voltage across capacitor should become 1/3 of the voltage across resistance. So basically VR is equal to 3VC, ऐसा बोल रहा है वो. ये हमको बोला है. अब क्या डायरेक्ट दे देता है यार कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट कब होगा, 4 वोल्ट कब होगा, तो हम निकाल लेते. ऐसा नहीं बोला. तो अब हम वही लगाते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये जो 12 वोल्ट है ये तो टोटल वोल्टेज है. ये किसके अक्रॉस होगा? VR और VC के अक्रॉस. अच्छा, बाय द वे आप देखो क्वेश्चन में लिखा है ना एट व्हाट टाइम. इसका मतलब डेफिनेटली ये कौन सा स्टेट की बात कर रहा है? ट्रांजिएंट स्टेट की. समझ में आया? ट्रांजिएंट स्टेट की बात कर रहा है, क्योंकि टाइम का बात कर लिया है, नहीं ट्रांजिएंट स्टेट की बात कर रहा है. इन्फिनिटी पे इस पे कितना वोल्टेज होगा? 12 वोल्ट. पूरा इसको मिल जाएगा. t इक्वल टू 0 पे इस पे वोल्टेज कितना होगा? 0. पूरा का पूरा 12 वोल्ट इसको मिलेगा. ट्रांजिएंट स्टेट में कम होता जाता है, ये बढ़ता जाता है. तो VR प्लस VC टोटल 12 होना चाहिए. तो VR 3VC है, तो हमको मिल जाएगा 4VC इक्वल टू 12. यानी बेसिकली क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस 3 वोल्ट कब होंगे. ऑब्वियसली इनिशियली कैपेसिटर पे कितना है? 0. फाइनल कितना है? 12. प्रोसेस में बोलता है 3 वोल्ट कब होंगे. सो दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू अस, राइट? So I think very simple. First of all, before using the formula of charging, I will find out the time constant. So time constant is RC. You can see R is nothing but 10 to the power 6. C is nothing but 10 to the power minus 6. So basically time constant for this circuit is 1 second. Very simple. Time constant is 1 second. Since it is a question based on charging and we have been asked time and given the relation for voltage, I would like to apply the formula for voltage across the capacitor, which is going to be this formula. बस वैल्यूज पुट कर दो. वोल्टेज आफ्टर टाइम टी आपको कितना चाहिए? तो मुझे 3 वोल्टेज चाहिए. V0 व्हाट इज द वोल्टेज एट द स्टेडी स्टेट, यानी एंड में कितना होने वाला है? पूरा का पूरा 12. ठीक है. 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ. टाउ तो 1 है, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला. तो ये हो गया 3/12 यानी 1/4 इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी. आई थिंक लॉग लगेगा, लेकिन हम लॉग पे ही छोड़ देंगे. ई का पावर माइनस टी आ रहा है. 1 माइनस 1/4 यानी 3/4. ठीक है. इसको इन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा ई का पावर टी, तो ये हो जाएगा 4/3. टी कैसे निकालेंगे? तो टेक लॉग ऑन बोथ द साइड. सो इफ आई टेक लॉग, टी कम्स अहेड, सो दिस बिकम्स लॉग ई टू द बेस ई एंड दिस बिकम्स log ऑफ 4/3 टू द बेस ई, राइट? इस log टू द बेस ई को ln भी लिखते हैं. ये तो 1 हो गया. सो बेसिकली टी इज नथिंग बट ln4 माइनस ln3, right? This is the time. If you know the values, you do chemistry, many of you might be remembering. ln4 को 2 ln2 कर सकते हो. करके आप सॉल्व करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा. बट दिस इज प्राइमरीली हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. वेरी सिंपल. और ऐसे क्वेश्चन देखो JEE में आते हैं, नीट में भी आ जाते हैं. तो बिल्कुल सिंपल है. फॉर्मूलाज लगा के आप सीधा आंसर निकाल सकते हो. ओके. नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है, बेसिकली ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे यार. मेन था फॉर्मूला आना. फॉर्मूला एक बार आ गया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट जो आता है ना, वो ये है कि अगर सर्किट के अंदर है ना एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर है तो टाउ तो निकल गया. मल्टीपल रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है, अगर सपोज इसकी वैल्यू C है और ये बैटरी की वोल्टेज भी ले लेते हैं, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? हमें ये नहीं आता कि मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल कैपेसिटर हो. वो केस हमको आता नहीं है. वो भी निकाल सकते हैं बट उसके लिए अभी फिलहाल जरूरत नहीं है. फिलहाल के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर हो तो क्या करने का? तो इसकी शॉर्टकट नोट कर लो. शॉर्टकट क्या कहता है कि फाइंड, नोट कर लेना, मेथड बोलो इसको, शॉर्टकट बोलो, जो भी है. फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस C एंड शॉर्ट द बैटरी. मेथड पढ़ लो अच्छे से. Find R equivalent across C and short the battery.
अब ध्यान से देखो, मैं दोनों चीज के अक्रॉस सी यानी इसके अक्रॉस निकालना है, तो बेसिकली सर्किट देखो कैसे रीड्रॉ होगा, सर्किट ऐसे रीड्रॉ होगा, ये है हमारा R2। अब हमको कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है, यानी इसको बोल दो AB, इसके अक्रॉस निकालना है। यहाँ पे है R1 और ये है आपका शॉर्ट द बैटरी, यानी बैटरी को वायर बना दो। शॉर्टिंग का मतलब होता है उसको वायर बना दो, तो ये हो गया और यहाँ पे हो गया। अभी आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है तो शायद आपको ये सर्किट थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन सर्किट बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे इजी मैं आपको बताता हूँ। आप देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, पॉइंट्स को नाम दे दो। ये मैंने आपसे जब कैपेसिटर भी पढ़ाया तभी भी थोड़ा मोटा ऐसे बताया था। तो देखो ये B है, ये वायर है तो ये भी B होगा। वायर पे कभी पॉइंट चेंज नहीं होता, तो ये भी B है, ये भी B है। देखो ये वायर है, ये पॉइंट B नहीं है, ना ही ये है क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। इस पॉइंट को नाम दे दो D। ध्यान से देखना, ये वायर है तो ये भी नाम दे दो D। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड, आपको बहुत काम आने वाला है जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले। जब भी वायर दिखते हैं ना क्वेश्चन में बहुत सारे, तो क्या करने का, पॉइंट्स देना स्टार्ट करने का। और पॉइंट देने का लॉजिक क्या है कि अगर वायर के ऊपर ही पॉइंट है तो पॉइंट चेंज नहीं होता। पॉइंट कब चेंज होगा, जब बीच में रेजिस्टेंस आएगा, बीच में बैटरी आएगी, बीच में कैपेसिटर आएगा, बीच में इंडक्टर आएगा जो आप आगे पढ़ने वाले हो। अगर बीच में कोई कंपोनेंट आ गया तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो अब क्या है, आपको किसके अक्रॉस निकालना है, AB के अक्रॉस निकालना है। तो आप सर्किट वापस से बनाओगे, देखना मैं कैसे बनाता हूँ। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब मैं इन दोनों के अक्रॉस सर्किट बनाऊंगा, रेजिस्टेंस बनाऊंगा। आप देखो सबसे पहले R2 को देखो, R2 किस किस के बीच में है, तो R2 है A और D के बीच में। R2 है A और D के बीच में। अब मैंने D और D पॉइंट बनाया ही नहीं है तो मैं D पॉइंट बना देता हूँ यहाँ कहीं पे, ये बोल देता हूँ D पॉइंट है, ठीक है, बीच में डाल दिया। बीच में डालने का, साइड में नहीं डालने का, क्योंकि A और B आपके एक्सट्रीम एंड्स पे होने चाहिए। तो R2 रेजिस्टेंस जो है ना वो D और A के बीच में है। तो बनाओ पहले R2 का डायग्राम, यानी ये बन गया R2। आ रहा समझ में। अब R1 के ऊपर आता है। R1 किसके ऊपर है, ध्यान से देखो, तो R1 है D पॉइंट और दूसरा पॉइंट किससे कनेक्टेड है, B से। तो D और B के बीच में R1 है, तो ये हो गया आपका R1। समझ में आया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखो R3 किसके बीच में है, तो R3 अगेन D और B के बीच में है, यानी R3B जो है वो D और B के बीच में है, यानी ये रहा आपका R3। तो ये है आपका पॉइंट A, ये है आपका पॉइंट B। ये रेजिस्टेंस जो है ये आपके RC में R है, जो R इक्विवेलेंट निकालना है हमको, क्योंकि टाउ क्या होता है, R इंटू सी। कौन सा R लूं भाई, 3 R है। पहले वाले डायग्राम में तो क्या बेनिफिट था, एक ही R था तो काम हो गया। अभी 3 R है तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है। आई थिंक यू नो व्हाट द सर्किट लुक्स लाइक, दीज टू आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, and this parallel is in series with R2, so those resistance are added, so it becomes R2 plus R1 R3 upon R1 plus R3. This is nothing but R, right? This is nothing but your R. Finding this value, of course values will be given to you. Once you find the values, you can very easily understand that when you have R, then you have got only one C, so your tau in this case becomes R into C. ये वाली जो R की वैल्यू है इसको डाल देना तो आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट, दैट इज यू फाइंड द R इक्विवेलेंट अक्रॉस C, यानी कैपेसिटर हटा के उसको 2 पॉइंट बना दो एंड शॉर्ट द बैटरी, राइट, एंड शॉर्ट द बैटरी। नाउ ट्राई टू सी वन मोर क्वेश्चन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको सिखा देता हूँ। आई होप इस क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे कि एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में क्या होता है। इनिशियल स्टेट यानी स्टेडी स्टेट, इनिशियल स्टेट यानी t इक्वल टू 0, फाइनल स्टेट यानी स्टेडी स्टेट। किस तरीके से लॉजिक लगाना होता है ध्यान से देखना, एक बार मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये R1 है, ये कैपेसिटर है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R2, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने आपको ट्रांजिएंट स्टेट में रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो सिखा दिया है, R इक्विवेलेंट वो निकल जाएगा। अब अगर वो क्वेश्चन में हमको पूछता है कि t इक्वल टू 0 पे सर्किट बनाओ, ठीक है, मतलब R इक्विवेलेंट पूछता है t इक्वल टू 0 पे, या आपको t इक्वल टू 0 पे सर्किट बनाना है। तो याद करो क्या बताया था मैंने आपको, t इक्वल टू 0 पे देखो सर्किट कैसा बन जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं है, कैसे बिहेव करता है, वायर की तरह। इसको वायर बनाओ, सर्किट बना दो, सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये सब चीजें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत काम आएगी। अभी के लिए तो क्या आपको लगेगा आपने इतना रेजिस्टेंस के साथ डील नहीं किया है, बट अगर आप अभी थोड़ा समझ जाओगे ना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका R1 R2। देखो ये t इक्वल टू 0 पे सर्किट है। सो व्हेनेवर यू वांट टू ड्रॉ अ सर्किट एट t इक्वल टू 0, रिमूव द कैपेसिटर एंड रिप्लेस इट विद अ वायर।
That is the trick, right? These are the tricks that you need to know. So if they ask you what happens at the initial state, right? अगर वो पूछता है initial state में करंट कौन से रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल स्टेट में डायग्राम बनाना पड़ेगा. आप देखोगे यार डायग्राम के अंदर R1 भी है, R2 भी है, तो दोनों पे डिपेंड करता है. तो आप आंसर बोलोगे अगर इनिशियल स्टेट की बात हो रही है तो करंट डिपेंड्स ऑन बोथ R1 एंड R2. फाइन. थिंक व्हाट इफ दे आस्क यू द सेम थिंग कि सर्किट का करंट फाइनल स्टेडी स्टेट पे किस पे डिपेंड करता है? स्टेडी स्टेट पे यानी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे. अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि t इन्फिनिटी पे क्या होता है? कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है. याद करो ये सब चीज़ें मैंने आपको लिखवाई है, बस मैं आपको सिर्फ अभी सर्किट में डाल के दिखा रहा हूँ. तो उसके थ्रू का जो करंट है वो कितना हो जाता है? जीरो. सर्किट का करंट जीरो नहीं होता, कैपेसिटर के थ्रू करंट जीरो हो जाता है. इसका मतलब इस कैपेसिटर के अंदर अब करंट कितना हो जाएगा? जीरो. बात समझ में आ रही है? ये कैपेसिटर के साथ ये रेजिस्टेंस सीरीज में है. अगर इसके थ्रू करंट जीरो है, इसके थ्रू अगर करंट जीरो है तो इसके थ्रू भी करंट कितना हो जाएगा? करंट कितना हो जाएगा? जीरो. अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ही नहीं जा रहा, इसका मतलब ये पूरी ब्रांच जो है उसमें करंट नहीं जा रहा, क्योंकि करंट जाना होता अगर यहां से आता तो कैपेसिटर में भी जाता. लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर की ब्रांच के थ्रू करंट जीरो हो जाता है. ध्यान से सुनना, कैपेसिटर की ब्रांच के थ्रू करंट जीरो हो जाता है. तो इसमें तो करंट जाना नहीं है, यानी करंट कैसे निकलना है? ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा. अब ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे चला जाएगा. तो ये R1 का एग्जिस्टेंस क्या इस बैटरी को पता भी चलेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि इसकी ब्रांच में कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज हो गया है, जिसकी वजह से उस ब्रांच के अंदर करंट जीरो हो गया है. और अगर कोई भी ब्रांच के अंदर करंट जीरो है तो उस ब्रांच का रोल ही नहीं है. निकाल के इस ब्रांच को फेंक दो. यानी जब भी आपको स्टेडी स्टेट के ऊपर आता है, शॉर्टकट नोट कर लो, रिमूव द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर. जो भी ब्रांच के अंदर कैपेसिटर है ना, उस ब्रांच को ही निकाल दो. यानी इसका सर्किट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ऐसा बनेगा. देखो ये सर्किट बन जाएगा इस तरीके से. ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स. दिस इज द डायग्राम at t equal to infinity. Why? I'm not saying that the capacitor is not there. I'm only giving you this equivalent circuit if they are asking you anything related to current. बाकी तो डायग्राम है ना यार, ऊपर है रेजिस्टेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ. लेकिन मैं सिर्फ करंट की बात कर रहा हूँ. तो करंट तो ऐसे ही फ्लो करके जा रहा है. तो अगर वो आपको पूछता है कि इनिशियल स्टेट में करंट कौन से रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा दोनों R1 और R2 पे. या मैं आपको निकाल के भी बता सकता हूँ व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट, राइट? टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस दिख रहा है, पैरेलल में है. पैरेलल में यानी R1 R2 अपॉन R1 R2, R1 प्लस R2. तो करंट होता है V बाय R, तो V बाय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. थोड़ा क्या है, कैपेसिटेंस के साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी कंसेप्ट लग रहा है. जैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो और चीज़ें क्लियर होती जाएगी. और अगर बोलता है कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताओ सर्किट में करंट कितना है, तो ये तो बहुत सिंपल है. एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है. तो इन दिस केस करंट इज गोइंग टू बिकम V बाय R2, राइट? सो दिस इज द करंट इन स्टेडी स्टेट, दैट इज द करंट during the initial state. So this is basically how you have to understand the concept of steady state, initial state and transient state. Transient state में कभी भी कैपेसिटर निकल नहीं सकता, ठीक है? जब भी एनालिसिस, ये तो हमने R निकालने के लिए कैपेसिटर के अक्रॉस निकाला. बाकी जब सर्किट सॉल्व करते हो तो कैपेसिटर ना तो वायर बनता है, कैपेसिटर की ना तो ब्रांच निकलती है. लेकिन अगर इनिशियल स्टेट है तो कैपेसिटर को वायर बना दो, यानी कैपेसिटर का काम ही नहीं है. और फाइनल स्टेट है तो कैपेसिटर के ब्रांच को निकाल दो, यानी वो ब्रांच निकल जाएगी. बाकी की जो ब्रांच है उस पर करंट का एनालिसिस लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ऑफ कोर्स दे आर नॉट ईजी, बट द गुड पार्ट इज जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई है, बस ये टोटलिटी में इतना ही होता है इस टॉपिक के अंदर. इसीलिए अच्छे से जितना मैंने कराया उनको करने के बाद आपके मॉड्यूल में से ऐसे वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखना. आई एम प्रीटी श्योर दैट विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग. इन केस इफ यू गेट एनी डाउट, एज यू ऑलवेज नो, यू कैन गेट बैक टू मी एंड आई विल हेल्प यू आउट. थैंक यू.